असफरीन को 1 हफ्ते बाद होश आया। उसके कोमा में रहने के दौरान ही राजिया बेगम भी अस्पताल में चल बसी थी। मुआज की मौत के सदमे ने उन्हें बेटी से वक्ती तौर पर बदजन ज़रूर किया, मगर बेटे के बाद बेटी को मौत की आगोश में जाता देखकर वो खुद ही ज़िंदगी की बाजी हार गई थी। उनकी तदफीन के 2 दिन बाद उसे होश आया था। होश में आने के बाद उसने माँ से मिलने की रट लगाई हुई थी। पहले तो सलमान और शहीर बहाने बनाकर टालते रहे, मगर ऐसी बातें छुपाना नामुमकिन हो जाता है। 3 दिन बाद जब वो डिस्चार्ज होकर घर गई तो ताज़ियत के लिए आई औरतें उसके गले लगकर रोकर अफसोस करने लगी उसकी माँ का। उस दिन वो रोई भी नहीं थी, चुपचाप अपने कमरे में चली गई और लाख दरवाज़ा खटखटाने पर भी दरवाज़ा नहीं खोला। गयूर वो आईने के सामने खड़ा बाल ब्रश कर रहा था जब सारा ने दरवाजे पर दस्तक दी। आ जाओ सारा। उस दिन के बाद शर्मिंदगी के मारे उसने सारा से नज़रें मिलाना ही छोड़ दिया था। तुम असफरीन को लेने जा रहे हो? हाँ, उसने मुख्तसर जवाब देकर बात मुकम्मल की। क्यों? हमसे एक गलती हो गई थी, उसी गलती को सुधारने के लिए हम उसे यहाँ वापस लाना चाहते हैं। जो मकाम हमने उसे दिया था वो कभी उसके लायक ही नहीं थी, और अब हम उसे उसकी औकात के मुताबिक पेश आएंगे। वो तुम्हारी मुजरिम है, तुम जैसा चाहो वैसा उसके साथ सलूक करना। हमारा वादा है तुमसे, उसे हम तुम्हारे कदमों में ला फेंकेंगे। वो सब तय किए हुए था। अगर मैं कहूँ कि मैं ऐसा नहीं चाहती, उसने नई फरमाइश रख दी थी, तो तुम जैसा चाहोगी हम वैसा ही करेंगे। उसका हर फैसला अब सारा की मर्जी पर मुनहसर था। मैं इस घर में असफरीन की मौजूदगी तो दूर, उसका जिक्र भी नहीं चाहती। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वो कभी इस घर में वापस ही ना आए? वो यहाँ आएगी तो मुझे सबकी भयानक बातें और बेबुनियाद इल्ज़ामात याद आ जाएंगे, जिन्हें मैं याद भी नहीं करना चाहती। अपनी खुद साख्ता मजलूमियत का ढोंग रचाकर वो गयूर के दिल को मोम कर रही थी। हमने कहा है ना सारा कि जैसा तुम चाहती हो अब वैसा ही होगा सब। तुम नहीं चाहती कि वो यहाँ आए तो नहीं आएगी। ना तो उसकी और ना ही उसकी मौजूदगी की कोई औकात है तुम्हारी खुशी और मर्जी के आगे। ये घर तुम्हारा है और यहाँ वही आएगा जिससे तुम्हें कोई मसला ना हो। उसने हामी भर ली। थैंक्स गयूर। उसने नकली आंसू सजाए। शुक्रगुजार तो हम तुम्हारे हैं कि तुमने हमें माफ़ कर दिया। उसकी बातों में आकर हमने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है, हमें माफ़ कर दो। उसने नज़रें झुकाए हाथ जोड़कर माजरत की। प्लीज़ गयूर, ऐसा मत करो, कसूर तुम्हारा नहीं है। तुम तो इतने अच्छे हो कि तुम्हें किसी की बुराई नज़र ही नहीं आती। वो खुशामद करने लगी। हम चलते हैं। अपने आंसू छुपाता वो चुपचाप वहाँ से बाहर निकल गया। उस दिन के बाद बलोच हवेली में असफरीन का जिक्र भी ममनू हो गया था। ज़हूर भी वापस लंदन चला गया और सारा के सर से भी निकाह की तलवार हट गई थी। दूसरी तरफ असफरीन ने 2 से 3 दफ़ा फिर अपनी जान लेने की कोशिश की थी। उसकी दिन ब दिन बिगड़ती जहनी हालत को देखते हुए उसे पागल खाने दाखिल करवाने की नौबत आ गई। शहर के एक दोस्त ने उन्हें कराची में इलाज करवाने का मशवरा दिया। पहले शहीर और हानिया उसे अपने साथ कराची ले आए और फिर कुछ महीनों बाद पूरा अफरीदी ख़ानदान ही वहाँ मुंतकिल हो गया। पागल खाने में रह रहकर उसके जहन से माजी की हर बात आहिस्ता आहिस्ता निकलती गई। अगर सलमान वगैरह उससे मिलने ना जाते तो शायद वो उन्हें भी भूल जाती। अपने पागलपन में ही उस शख्स को भी वो भूल गई थी जिसने उसे पागलपन की इंतहा तक पहुंचाया था। आज 3 साल बाद वो अपनी हर गलती का अजाला कर रहा था, मगर शायद वो जितना भी कर लेता उसके दिए गए जख्मों का मरहम भी ना हो पाता। सलमान, हम इस्लामाबाद कब जाएंगे? बच्चों का रिजल्ट भी तो आने वाला है। वो दोनों उस वक्त घर के लॉन में बैठे थे जब उजाला बेकरारी के आलम में आन बोली। मैंने मुलाजिम से कह दिया है कि घर में कुछ मुरम्मत का काम है, वो अगले हफ्ते तक हो जाए। अखबार का सफ़ा पलटते उसने जवाब दिया। मेरा दिल बहुत परेशान है शोना के लिए। यहाँ होती तो कम अज़ कम हम उसे देख तो आते थे। दिल तो मेरा भी बहुत उदास है, मगर उसी की ही जिद थी उसके साथ जाने की। सलमान ने सर्द आह भरी थी। गयूर उसे हमसे मिलने तो देगा ना? ना मिलने दे, मुंह तोड़ दूंगा मैं उसका। सलमान मुश्तइल हुआ था। शेरी और हानिया की कल गयूर से बात हुई थी। वो किसी बहुत अच्छी माहिर नफ्सियात के पास शोना का इलाज करवा रहा है। उस इंसान पर मुझे टके का एतबार नहीं। शोना के मुंह को सब बर्दाश्त कर रहा हूं मैं। मेज पर पड़ा चाय का कप मुंह से लगाए उजाला हानि की आवाज़ पर उठकर अंदर चली गई। डॉक्टर सनम का इलाज का तरीका बहुत ही मुनफरिद था। कभी भी असफरीन को यह एहसास ही ना होता कि वो उसकी मरीज़ा है।
आहिस्ता आहिस्ता बहुत सी बातों पर डॉक्टर सनम ने काबू पा लिया था। अब असफरीन पहले की निस्बत लोगों से कम खाइफ होती थी, मगर गयूर की जान अब भी एक लम्हे के लिए ना छोड़ती थी। उसके आने के बाद गयूर ने अपनी हर मसरूफियत को तर्क कर दिया था। गांव की ज़मीनों का हिसाब भी अब मुलाजमीन के भरोसे चल रहा था। शहर का कारोबार भी काबिले एतबार मुलाजमीन के सर था। उसका उठना बैठना असफरीन की रूटीन के मुताबिक ही होता था। हमने मना किया था ना तुम्हें जारी, पर हमारी बात सुनना तो तुम अपनी तौहीन समझती हो। बारिश में भीगने के बाद वो थर थर कांप रही थी और गयूर तौलिए से उसके बाल खुश करते हुए उसे डांट रहा था। अब अगर तुम्हें बुखार हो गया तो? उसकी कपकपाहट ने गयूर को परेशान कर दिया था। हाँ, उसने हंसते हुए अपने ठंडे बर्फ कांपते हाथ कंबल से निकालकर गयूर के गालों से लगाए। या अल्लाह, कितने ठंडे हो रहे हैं तुम्हारे हाथ, हम अभी तुम्हारे लिए गर्म सूप लाते हैं। उसके हाथ रगड़ते हुए वो फिक्रमंदी से बोला। खबरदार जो तुम कंबल से बाहर भी निकली। बेड से उठते साथ ही उसने पहली बात यही कही, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि उसके कमरे से निकलते ही असफरीन वापस बालकनी की तरफ दौड़ जाएगी। आप मुझे डांट रहे हैं? उसने होंठ चबाते हुए पूछा। हमारी ये मजाल बेगम साहिबा, हम तो मिन्नत समाजत कर रहे हैं कि मेहरबानी फरमाकर आप इस कंबल से पाँव भी बाहर नहीं निकालेंगी। वो बहुत आजिज़ी और उनसियत से बोला। अब उसने गयूर का मोबाइल पकड़ लिया और उसमें मसरूफ़ हो गई। भीगने नहीं देते पर देखने तो दें। गयूर ने जाते जाते बालकनी के ग्लास डोर के आगे पर्दा कर दिया तो वो मिनमिनाई थी। देखने से तुम्हारा भीगने का दिल करेगा तो फिर हम क्या करेंगे? अपनी बात कहता वो कमरे से निकल गया, जबकि असफरीन मोबाइल सरहाने पर फेंके तौलिए से बाल खुश करने लगी। वो किचन में आया तो मिद्दत बेगम सूप लिए दरवाजे से निकल रही थी। उसने वहीं पर उनसे सूप का बाउल ले लिया और वहां से आते अब्बास बलोच अपने बेटे को बीवी की इस कदर खिदमत करता देखकर सीख पा हुए। काम धंधे तो तुमने पहले ही छोड़ दिए थे, अब एक कसर बाकी रह गई थी, इसे भी पूरा करते हुए ना घबराना। उसके हाथ में सूप का बाउल देखकर ताना देने लगे। काम मुलाजमीन देख रहे हैं ना बाबा साईं, मुलाजमीन की ज़रूरत तुम्हारी बेगम को है, जबकि काम को तुम्हारी ज़रूरत है। मगर तुम्हें ये बात समझ नहीं आती छोटे बलोच। ज़मीनों का हिसाब एक दफ़ा देखना, तुम्हारी सोच से ज़्यादा बड़ा घपला मिलेगा उसमें। वो चौकन्ना करते उसे अपने कमरे की तरफ चल दिए। तुम परेशान ना हो गयूर, इनकी तो आदत है, तुम जानते हो ये ऐसे ही हैं। माँ ने उसका परेशान चेहरा देखकर हिम्मत बढ़ाई। जारी हमारा इंतज़ार कर रही होगी। उसने यूं जाहिर किया कि जैसे बाप की बातों को नज़रअंदाज कर गया है, मगर ऐसा नहीं था। क्या कर रही हो असफरीन? सारा कमरे में जैसे ही दाखिल हुई असफरीन ने फौरन अलमारी का दरवाज़ा बंद किया। मैं उसे कोई बहाना नहीं सूझा। चोरी कर रही थी? सारा ने उसे मशकूक नज़रों से देखा। नहीं नहीं, मैं चोरी नहीं कर रही थी, मैं तो। वो फिर बोलते बोलते खामोश हुई। बोलो भी। उसकी खामोशी पर सारा को खतरा महसूस हुआ। तुम वादा करो कि हमको इस बारे में कुछ नहीं बताओगी, प्लीज़। सारा के पास जाकर उसने सारा का बाजू दबाकर खींच कर इल्तजा की। ठीक है, नहीं बताती। उसने अपना बाजू छुड़वाया। मैं अपनी और हम की शादी की फ़ोटो ढूंढ रही थी, सबके कमरे में चेक कर लिया, बस तुम्हारा ही कमरा रह गया था, मगर यहाँ भी नहीं मिली। अपनी अलिफ लैला सुनाती वो मायूसी झलकाती बेड पर जा बैठी। ओ, तो तुम्हारी शादी की फ़ोटो ढूंढ रही हो तुम? सारा भी उसके बराबर आ बैठी। हाँ, तुम्हारे पास है? तुम्हारे पास है? उसने पुरुमीद नज़रों से सारा का चेहरा देखा। नहीं, मेरे पास तो नहीं है, और होगी भी कैसे? तुम्हारी शादी कहाँ हुई थी? सारा को नई शरारत सूझी। क्या मतलब? उसने हैरानगी से सर खुजाया। मैं तुम्हें सब बताऊंगी, मगर तुम वादा करो कि तुम इस बारे में गयूर को कुछ नहीं बताओगी। उसे गयूर का डर भी था। गयूर कौन? उसके कान के करीब मुंह ले जाकर वो सरगोशी करते सवाल गोई। तुम्हारा यार, सारा ने तिल मिलाते हुए याद दहानी करवाई। ठीक है, मैं को कुछ नहीं बताऊंगी, प्रॉमिस। गयूर तुम्हारा शोहर नहीं है, वो तो तुम्हें ज़बरदस्ती उठा कर लाया था। तुम्हारे लाला ने आज़र भैया को कत्ल किया था, जिसकी सज़ा में गयूर तुम्हें अगवा करके ले आया था। पता है वो तुम्हें यहाँ क्यों लाया है? वो उसके चेहरे पर खौफ देखते हुए मजीद सनसनी फैला रही थी। क्यों? उसका तजस्सुस भी अरूज पर था। जिस दिन तुम पूरी तरह ठीक हो गई ना, वो तुम्हें मार डालेगा। सारा ने हाथ से पिस्तौल बनाते हुए उसके माथे का निशाना खींचा। कैसे? वो अब भी खाली निगाहों से ही उसका चेहरा तक रही थी। अब ये तो उसकी मर्जी है ना, वो तुम्हें गोली मारे या जहर दे या गला दबा दे। उसने कई तरीके पेश किए। मुझे नहीं मरना। उसकी खौफ से हालत गायर हुई थी। तो भाग जाओ यहाँ से। कहाँ? उसने हस्बे आदत सर खुजाया। कहीं भी यार, लेकिन हम तो बहुत अच्छे हैं, वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। तुम झूठी हो।
उसने कुछ सोचते हुए उल्टा सारा को बुरा कहा। वो सब उसके ड्रामे हैं असफरीन, देखना किसी दिन वो तुम्हारी नींद में ही तुम्हारा गला दबा देगा, फिर मत कहना कि मैंने तुम्हें आगाह नहीं किया था। उसने असफरीन का गला दबाकर पूरा नमूना पेश किया। गयूर कैसे उसकी जान लेगा, मैं कल सुबह ही यहाँ से चली जाऊंगी। वो सारा की इस हरकत पर सहमी थी। एक बात और, गयूर तुम्हारे लिए नामहरम है, इसलिए उसे अपने कमरे में भी ना आने देना। नामहरम? उसने ये लफ्ज़ पहली बार सुना था। नामहरम मतलब वो इंसान जिससे आपको पर्दा करना चाहिए। सिंपल सी बात है कि तुम्हें गयूर के साथ एक कमरे में नहीं रहना चाहिए। वो उसे उल्टी पट्टियां पढ़ाने लगी। फिर मैं कहाँ रहूं? तुम वहीं रहो, बस गयूर को कमरे से निकाल दो। उसका मकसद बलोच हवेली में तमाशा खड़ा करवाना था, जिसके लिए वो असफरीन की मासूमियत का फायदा उठा रही थी। ठीक है, मैं अभी पर्दा करती हूँ। उसने उठकर अपनी चादर दुरुस्त करने के बाद मुंह को भी ढांप लिया और कमरे से निकल गई। अब आएगा मजा। असफरीन करेगी तमाशा और ताया साईं धक्के देकर उसे बलोच हवेली से निकाल कर बाहर कर देंगे। उसके जाते ही सारा ने कहा लगाया था, जारी प्लीज दरवाजा खोलो। गयूर दरवाजा खटखटाते हुए बोला था, नहीं आप गंदे हैं, आप मेरे लिए मरहूम हैं। उसका लबो लहजा तब्दील हो चुका था। मरहूम? हम तो जिंदा हैं जारी। अब ये क्या नया दौरा इसकी सोच से बाला तल पड़ गया था उसे। पर आप मुझे जिंदा नहीं रहने देंगे ना? कमरे के अंदर से फिर वही लफ्जी मुकाबलाबाजी जारी थी। कैसी बातें कर रही हो जारी, प्लीज दरवाजा खोलो, हमें अंदर आना है बाबा। उसने फिर से दस्तक दी। आप मेरे लिए मरहूम हैं, मुझे आपसे पर्दा करना चाहिए। उसने अंदर अकेले में भी मुंह यूं ढांप रखा था जैसे गयूर उसकी आंखों के सामने खड़ा हो। मरहूम? ओह नामहरम। जारी, हम तुम्हारे लिए नामहरम नहीं हैं, हम तुम्हारे शोहर हैं। फिर आखिर वो असल बात समझ गया। तो फिर मुझसे शादी की तस्वीर दिखाएं, उसने मुतालबा किया था नया। हुआ क्या है भैया? उन दोनों का शोर सुनकर जहूर और मिद्दत बेगम भी वहां चली आई थीं। जारी कमरे का दरवाज़ा नहीं खोल रही, कह रही है कि हम उसके लिए नामहरम हैं। वो रोती शक्ल लिए बोला, भाभी दरवाज़ा खोलें। जहूर ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खटखटाया। नहीं, तुम भी मेरे लिए मरहूम हो, जाओ यहाँ से। वो टस से मस ना हुई। भाभी मैं आपका छोटा भाई हूँ, भूल गई, और मैं आपके लिए गिफ्ट भी लाया हूँ। ठीक है, मैं दरवाज़ा खोलती हूँ, पर से कहना कि वो मेरी तरफ ना देखे। तहाइफ का जिक्र आते ही उसके अटल फैसले भी तारीखी लचक में आ गए थे। ठीक है, हम नहीं देखेंगे, पर तुम दरवाज़ा तो खोलो जारी। वो हर कीमत पर दरवाज़ा खुलवाना चाहता था। आ जाओ अंदर जल्दी। जहूर को बाजू से खींचकर उसने अंदर किया और दरवाज़ा दोबारा बंद कर दिया। भाभी क्या हो गया है? ये बातें आपको किसने सिखाई हैं? वो जहूर से भी घूंघट किए खड़ी थी तो उसके चेहरे में झांकते वो उससे तलब करने लगा। मैं बहुत समझदार हूँ। ने मुझसे शादी नहीं की, बल्कि मुझे अगवा किया है ताकि वो मुझे मौका देकर कत्ल कर सके, और मैं कल सुबह यहाँ से भाग भी जाऊंगी। सारा की पढ़ाई बातों को वो लफ्ज़ ब लफ्ज़ अदा कर रही थी। भाभी, भैया आप पर जान देते हैं, वो क्यों मारेंगे आपको? उनकी मोहब्बत हैं आप। ठीक है, मुझे शादी की तस्वीरें दिखा दो तो हम हूँ को भी कमरे में आने देंगे, और मैं यहाँ से भागूंगी भी नहीं। उसकी सुई उन तस्वीरों पर अटकी थी। जारी दरवाज़ा खोलो ना। इसी दौरान गयूर ने दोबारा दरवाज़ा पीटा। इनसे बोलो मुझे तंग ना करें, या फिर ये भी तुम्हारी तरह मेरे भाई बन जाएं तो मैं भी इन्हें अंदर आने दूंगी। उसकी नादानी पर जहूर ने कानों को हाथ लगाए। अस्तगफिरुल्लाह जारी, कैसी बातें कर रही हो तुम? शौहर हैं हम तुम्हारे। गयूर ज़रा सख्त लहजे में बोला। खबरदार जो मुझे डांटा, मुझे बस हमारी शादी की फ़ोटो दिखाएं। उसने भी दू बदू जवाब दिया। मेरे पास आप दोनों के मसले का हल है। मेरे पास आप दोनों के मसले का हल है। जहूर को तरकीब सूझी तो उसने असफरीन को खामोश रहने का इशारा किया। अगर आपका और भैया का वलीमा कर दिया जाए तो? वलीमा क्या होता है? उसने तजस्सुस से घूंघट हटाकर जहूर का मुंह तका। ओफो मेरी प्यारी भाभी, वलीमा भी शादी की तकरीब होती है। आपको दुल्हन बनाएंगे और भैया को दुल्हा। वो उसे तफसील से समझाने लगा। फिर हमारी फ़ोटोज़ भी बनेंगी? हाँ जी, फ़ोटोज़ भी बनेंगी और वीडियो भी। फिर तो आप मान लेंगी ना कि भैया ही आपके शोहर हैं? उसने सवाल के बदले सवाल किया। उसने बत्तीसी निकालते हुए हाँ में गर्दन हिलाई। अब भैया को अंदर बुला लूँ? नहीं, हमारी शादी तक मैं उनसे पर्दा करूँगी। उसने दोबारा मुँह छुपा लिया। ठीक है बाबा, जैसी आपकी मर्ज़ी। असफरीन को समझाने के बाद अब वो गयूर को बहलाने निकल गया। हम अंदर जाएं? जहूर जैसे ही कमरे से निकला तो गयूर अंदर जाने के लिए कदम बढ़ाते बोला, रुक जाएं भैया। जहूर ने उसके सीने पर हाथ रखते हुए उसे वहीं रोका। जारी अकेली है जहूर, डर जाएगी। वो फिक्रमंदी से गोया हुआ। जारी बेटा, मुझे तो अंदर आने दो, मिद्दत बेगम ने मुल्तजी लहजे में कहा तो उसने फौरन दरवाज़ा खोलकर उन्हें अंदर खींचा और दोबारा गयूर के मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया। अब नहीं डरेंगी भाभी, मामा उनके साथ हैं
और आप चले मेरे साथ, बहुत काम है। उसका बाजू खींचता ज़हूर उसे अपने साथ ले गया। वलीमे की तकरीब का मंसूबा जब अब्बास बलोच के कानों तक पहुंचा तो उन्होंने कयामत बर्पा कर दी। पहले ही असफरीन का वजूद उन्हें खटकता था और उस पर बलोच खानदान के उस पर बिछे चले जाने की इंतहा देखकर वो बेकाबू हो रहे थे। हरगिज नहीं, उस पागल के लिए हम अपनी इज्जत दांव पर नहीं लगाएंगे। सब लोग मरकजी हॉल में इकट्ठे थे जब उन्होंने साफ इनकार किया। वो हमारी बीवी है बलोच साहब, उसके बारे में कुछ भी सोच समझ कर बोलिएगा। गयूर के तेवर बिगड़े थे। आज उसकी खुशी के लिए वलीमा हो रहा है और कल को उसकी खुशी के लिए तुम हमारा गला भी दबा देना। बेटे की जन मुरीदी उनका फिशारे खून बढ़ा रही थी। वो बहुत मासूम है। कत्लो गारत से सिर्फ आप सियासतदानों को ही खुशी मिल सकती है, हमारी बीवी को नहीं। बीवी का जिक्र आते ही वो बहुत जज्बाती होने लगता था। प्लीज़ आप दोनों बस कर दें। ज़हूर ने सामने हाथ जोड़े थे उनके। ये वलीमा नहीं होगा। उन्होंने हुक्मिया अंदाज में हतमी फैसला सुनाया। ठीक है, फिर हम भी आज ही ये घर छोड़कर जा रहे हैं। जहाँ जारी की खुशी की अहमियत नहीं, वहाँ रुकना हम अपनी तौहीन समझते हैं। वो भी जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। बीवी की मोहब्बत में तुम खानदान की इज्जत को भी फरामोश किए बैठे हो। उसकी दिमागी हालत जानते हो ना। अगर उसने मेहमानों में कोई तमाशा किया तो हमारी इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। वो अब इनकार के मुमकिन जवाब पेश करने लगे। ऐसा कुछ नहीं होगा बाबा साईं, मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ कि भाभी कोई नादानी नहीं करेंगी। ज़हूर ने तहम्मुल से इल्तजा की। ठीक है, जो दिल में आए करो, लेकिन अगर उस पागल ने कोई भी तमाशा किया तो वो दिन उसका इस घर में आखिरी होगा। गयूर को घूरते हुए वो उठ खड़े हुए। आप उसे पागल कहना बंद करें बलोच साहब। उसका पारा चढ़ा। भैया कंट्रोल। उस पागल के साथ रहते रहते इसका भी दिमाग चल गया है। अपनी चादर को कंधे पर ठाठ से उड़ते वो कमरे से चले गए। तुम क्यों उलझते हो अपने बाप से गयूर, वो ऐसा ही है तो तुम ही कुछ लिहाज कर लिया करो, दादी ने उसे समझाया। जारी के बारे में कोई भी कुछ भी उल्टा सीधा बोलेगा तो हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। बीवी है वो हमारी, मोहब्बत करते हैं हम उससे। उसकी तौहीन पर वो बेकाबू हुआ था। किसका वलीमा? कॉल के दूसरी तरफ मौजूद शहीर को लगा कि उसने सुनने में गलती की है। भाई भाभी का। ज़हूर का अंदाज अब भी पहले की तरह पुरजोश था। अब इसकी क्या ज़रूरत है ज़हूर? बहन की जहनी हालत का सोचते हुए उसने तकल्लुफ से दरियाफ्त किया। भाभी का इसरार है शहीर लाला, इसलिए। और उनकी जिद तो मेरे भैया पर किसी हुक्म की तरह नाजिल होती है। भाई की जी हजूरी उसके लिए इस मौका पर बाई से फ़ख्र बन रही थी, लेकिन उसकी जहनी हालत वो खदशात ज़ुबान पर लाया था। आप एक बार भाभी से मिलें तो अल्लाह के करम से वो बहुत बेहतर है अब। ज़हूर को भी अंदाज़ा था कि चंद माह पहले वाली असफरीन अब उसकी मौजूदा जारी भाभी के बरक्स ही थी, जो ना अब बात बात पर डरती थी और ना ही किसी चीज़ पर वावेला करती थी। कब है वलीमा? शहीर ने ठहरते हुए पूछा। परसों। चलो ठीक है, मैं घर में सबको बताता हूँ। जिन हालात में इकलौती और लाडली बहन उनकी रुखसत हुई थी, उसके बाद वलीमे की खुशखबरी उनके लिए भी किसी हद तक तस्कीन का बाइस बनी थी। अल्लाह हाफिज़। उसने एहतराम के साथ राब्ता मुनक़ते किया। अल्लाह हाफिज़। शहीर ने भी अलविदाई अल्फाज कहकर कॉल काट दी थी। लेकिन तुम जारी को लेकर कहाँ जा रही हो सनम? गयूर दरवाजे पर धरना दिए बोला। शॉपिंग पर। सनम ने मोबाइल फ़ोन हैंडबैग में रखते जवाब दिया। वो हमारे बगैर डर जाती है बच्चे। उसकी हिस्सासियत पर सनम भी सर पकड़ कर बैठ गई। मैं नहीं डरती और न मरहूमों से बात करती हूँ। सीढ़ियाँ उतर कर वहाँ आती असफरीन ने उस लम्हे मास्क से मुंह ढांपा हुआ था जो सरासर सनम का मशवरा था। तुम बस हमें मरहूम करके ही छोड़ोगी। उसे हम देखा करती वो सनम से मुखातिब हुई तो गयूर जब्त के घूंट पीते बुड़बुड़ाया था। चलें भैया। ज़हूर भी अफरा तफरी में वहाँ चला आया। ये क्यों जाएंगे? सुर्ख फ्रॉक के ऊपर कंधों पर ओढ़ती सुर्ख फ्रॉक के ऊपर कंधों पर ओढ़ी स्याह चादर को दरुस्त करते वो कतराई थी। भैया को भी तो नए कपड़े चाहिए ना भाभी। ये बुरे लगेंगे आपके साथ तो आप कैसे अच्छी लगेंगी? मिसाली नुस्खा मौजूद था जिसके सामने असफरीन आलम हथियार डालने में लम्हा ना लगाती। हाँ चलें। लेकिन आप मेरा चेहरा नहीं देखेंगे। मास्क के सबब गयूर को बस उसकी आंखें ही दिखाई दे रही थी, जिनकी गहराइयों में उसका दिल कई सालों से डूबा हुआ था। हाँ पता है हम मरहूम हैं। उसने आगे बढ़कर बीवी के सर से सरकता दुपट्टा दुरुस्त किया, मगर बेगम के हुक्म को बजा लाते हुए आंखें मिलाने की गुस्ताखी सरजद नहीं की थी। असल आजमाइश तो ये थी कि मोहतरमा ने आज भी वो रंग पहना था जिसमें गयूर ने उसे यूनिवर्सिटी में पहली बार देखा था, और तब से वो सुर्ख रंग उसके पसंदीदा तरीन रंगों का रुतबा हासिल कर चुका था।
वो चारों हवेली से एक ही गाड़ी में सवार होकर खरीदारी के लिए निकले थे और गाड़ी की चाबियां उसने ज़बरदस्ती ज़हूर को थमाई थी ताकि अगली नशिस्त पर बैठा बहाने बहाने से उसका चेहरा ना सही कम अज़ कम आंखें ही देखकर दिल को करार बख्श सके, जिससे असफरीन ने उसे दीद की नेमत से महरूम किया था। उसकी भूख प्यास ना होने के बराबर रह गई थी। पिछले 24 घंटे 400 साल जितने तवील होकर गुजरे थे, ये दिखाएं। इट्स परफेक्ट। दुकान पर सनम ने उसके लिए गोल्ड मैक्सी पसंद की थी जिसका दुपट्टा पहनाकर वो उसे तसल्ली कर रही थी। वो भी उसी दुकान के दूसरे कोने पर अपने लिए पेंट कोट का इंतखाब कर रहा था। उसका इसरार यही था कि वलीमा भी अपने पसंदीदा लिबास में ही निमटा लेगा और मुनफरिद नज़र आने के लिए ऊपर कोट या वेस्ट कोट पहन लेगा, मगर असफरीन की ज़िद पर उसे पेंट कोट पहनना पड़ रहा था, वरना किसी और की मजाल कहाँ थी जो गयूर अब्बास के तर्ज लिबास में मुदाखलत करता। हमारी ज़ादी कितनी प्यारी लग रही है। ज़हूर उसे स्याह कोट पहना रहा था जब उसकी नज़रें आईने में दिखाई देती बीवी के अक्स का अहाता किए हुए नजर आए। कम अज़ कम मेरी होने वाली बेगम के सामने तो अपने जज्बात पर काबू पा लिया करें भैया। आप मेरा मुस्तकबिल खतरे में डालने पर क्यों तुले हुए हैं? उसके कोट के कॉलर दुरुस्त करते ज़हूर ने दुहाई दी। हमारे वाली गलती मत करना ज़हूर। अपनी बेगम की कदर और एतबार दोनों करना, नहीं तो अपनी ही नज़रों में गिर जाओगे, वरना अपनी नज़रों में गिर जाओगे छोटे भाई। माजी की कोताहियों की नदामत एक पल उसे चैन नहीं लेने देती थी। भैया जो हुआ अब उसे भुला दे। भाभी के लिए आप जो भी कर रहे हैं वो शायद उनके सगे रिश्ते भी ना कर पाते। ज़हूर ने उससे मलाल निकालने के लिए कोशिश की जिसके लिए वो हर वक्त कोशां रहता था। हमारी जारी जब ठीक होगी तो क्या वो हमें माफ़ कर देगी? उसकी नज़रें अब भी उसके अक्स पर मरकूज थीं जो मैक्सी का दुपट्टा उड़े सनम को 2 कदम चलकर दिखा रही थी। इंशाल्लाह। ज़हूर ने उसका शाना थपथपाया और वो भी बेदिली से मुस्कुरा दिया। बलोच हवेली में वलीमे की तैयारियों की धूम मची थी। तकरीब शहर के सबसे आलीशान मार्क्यू में मुंतखब की गई थी। शहर के सबसे आलीशान मार्क्यू में मुनक्किद की गई थी, मगर घर के भी 1000 काम थे जिनमें मुलाजमीन की दौड़ें लगी हुई थी। क्या मुकद्दर है इस पागल का। और एक मैं हूँ, पता नहीं जहान कहाँ जाके मर गया है। सीढ़ियाँ उतरकर हॉल में आती सारा की नज़र जब हॉल में बर्पा अफरा तफरी पर गई तो असफरीन से बेपनाह उसे हसद महसूस हुआ था।